In 2010, Xiaomi Corporation, a Chinese smartphone company, was born, and within just 9 years, Xiaomi को Fortune 500 companies की list में select किया गया, making it the youngest company on the list. This was a big achievement, और सिर्फ कुछ ही कंपनीज आज तक इतने कम टाइम में इस लिस्ट में सेलेक्ट हो पाई थी. द डिफरेंस इज जहां ये सारी कंपनीज अमेरिका के स्टार्टअप हब सिलिकॉन वैली से आती हैं, वहीं Xiaomi comes from a small district in China, a country once known for its cheap counterfeit products. लेकिन 2019 में Xiaomi के इस अचीवमेंट ने पूरे वर्ल्ड को एक क्लियर सिग्नल सेंड किया that Chinese companies had arrived. In 2020, Xiaomi वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट स्मार्टफोन कंपनी बन गई, और सिर्फ यही नहीं, आज वर्ल्ड की टॉप 7 स्मार्टफोन कंपनीज में से 5 come from China. The question is, how has China, which was once infamous for its fake and low quality products, been able to command such a dominating share in the global smartphone market? Chinese mobile phones dominate the Indian market. There's been a lot of interesting movement happening among the Chinese smartphone players. Xiaomi is the biggest seller of smartphones in India. It entered the Indian market 8 years back. So far, it has sold over 200 million smartphones. इसलिए है कि चाइनीज ब्रांड कम कीमत में ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड करते हैं. Take a look around at the world's biggest mobile conference. There are Chinese brands everywhere. China now accounts for about a third of the world's 1.3 billion smartphones. Hi guys, welcome to Learner's Lounge. I'm Inder Kapoor, और आज के एपिसोड में we will learn and understand about the rise of China in the global smartphone market. और ये समझने के लिए let's go back to the early days of the mobile phone industry. ये स्टोरी स्टार्ट होती है 1928 में शिकागो की एक स्मॉल कंपनी से, गैल्विन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जिसे पॉल गैल्विन ने एज एन इलेक्ट्रॉनिक कंपनी स्टैब्लिश किया. 1930 में इस कंपनी ने कार रेडियो को यूएस में एक कमर्शियली सक्सेसफुल प्रोडक्ट बनाया, और उनका ये प्रोडक्ट इतना फेमस हुआ कि इन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया. एंड टुडे वी नो दिस कंपनी बाय द नेम ऑफ इट्स कार रेडियो, मोटोरोला. इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स मोटोरोला ने कार रेडियो के साथ साथ और बहुत सारे सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स बनाए, और वो यूएस की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज बन गई. कट टू द 1980s. पॉल गैल्विन की डेथ के बाद उनके सन बॉब गैल्विन अब मोटोरोला को रन कर रहे थे, और यूएस की कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स जैसे टेलीविजन, रेडियो और मोबाइल फोन सेल करते थे. लेकिन इनके सारे प्रोडक्ट्स में से सबसे रेवोल्यूशनरी था मोबाइल फोन, क्योंकि 1973 में मोटोरोला वर्ल्ड की पहली कंपनी बनी जिसने मोबाइल फोन को इंट्रोड्यूस किया, एंड दिस मेड द कंपनी द ओनली सप्लायर ऑफ मोबाइल फोन्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स. लेकिन बॉब गैल्विन चाहते थे कि वो सिर्फ यूएस में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में अपने फोन सेल करें. उस टाइम जापान वर्ल्ड की सबसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड इकोनॉमी थी, और ऑलमोस्ट हर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट वहीं बनाया जाता था. मोटोरोला के टॉप एग्जीक्यूटिव्स चाहते थे कि वो भी जापान में अपने प्लांट को सेटअप करें और स्लोली वहां अपने फोन्स के लिए एक मार्केट क्रिएट कर लें. लेकिन बॉब had a different idea. He wanted to set up his business in a growing economy. एक ऐसी इकोनॉमी जो उनके अकॉर्डिंग बहुत ही जल्द जापान को भी बीट कर देगी. Yes, he was thinking about China. From then on, Bob started looking for ways to enter the Chinese market. और finally 1986 में उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिली. उस साल बॉब को चाइना की एक स्टेट सेरेमनी में इनवाइट किया गया था, एंड लकीली he was seated right next to the railroad minister of China. ये देखते ही बॉब ने उनके साथ एक कॉन्वर्सेशन इनिशिएट की, एक ऐसी कॉन्वर्सेशन which was going to change everything, both at Motorola and in China. बॉब ने चाइना के रेलरोड मिनिस्टर से ये पूछा कि क्या वो चाइना को एक वर्ल्ड क्लास सोसाइटी बनाना चाहते हैं, और अगर हाँ तो मोटोरोला उनको हेल्प कर सकता था. दिस वॉज अ बिग स्टेटमेंट, और ये सुन के द चाइनीज मिनिस्टर गॉट रियली इंटरेस्टेड इन नोइंग मोटोरोला's प्लान. इवेंचुअली चाइनीज ऑफिशियल्स ने मोटोरोला को अपनी कंट्री में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने की परमिशन दे दी, लेकिन उनकी एक कंडीशन थी कि मोटोरोला चाइनीज लेबर को हायर करके उन्हें भी अपना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सिखाएगा, which meant that Motorola was going to teach the Chinese people how to make phones. Now this was tricky. इस कंडीशन ने बॉब को एक डिलेमा में डाल दिया. उन्हें पता था कि अगर उन्होंने ये डील एक्सेप्ट कर ली तो चाइनीज वर्कफोर्स को उनकी सारी वर्किंग टेक्निक्स
और सीक्रेट्स पता चल जाएंगे और हो सकता है कि इनमें से कुछ लोग फ्यूचर में मोटोरोला के ही कंपेटिटर्स बन जाएं। बट आफ्टर लॉट ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग बॉब केम टू दिस कंक्लूजन कि चाइनीज मार्केट इतनी बड़ी है कि अगर कुछ कंपेटिटर्स आ भी गए तब भी मोटोरोला सरवाइव कर लेगा। एंड सो बॉब गेल्विन टुक द डील। This marked the beginning of mobile telephony in China. मोटोरोला की ये चाइनीज डील दोनों पार्टीज के लिए बेनिफिशियल थी। एक साइड चाइनीज वर्कफोर्स वुड गेट देयर ट्रेनिंग इन द बेस्ट टेक्नोलॉजी दैट वाज अवेलेबल एट द टाइम। दूसरी साइड मोटोरोला वुड नाउ गेट एक्सेस टू द चीप एंड एफिशिएंट चाइनीज लेबर, जिससे उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी और उनके प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ जाएंगे। सून मोटोरोला ग्रो करने लगी एंड इन 1994 द कंपनी रैंक 23rd इन द फॉर्च्यून 500 लिस्ट with a revenue of a whopping $22 billion. By this time, एक नई कंपनी चाइना में अपना बेस सेटअप कर चुकी थी, नोकिया। मोटोरोला के एंटर करने के कुछ ही इयर्स बाद नोकिया ने भी चाइना में अपने मैन्युफैक्चरिंग और R&D प्लांट्स इंस्टॉल किए और 1992 में उन्होंने अपना पहला कमर्शियल फोन लॉन्च किया। बाय द मिड 90s नोकिया मोटोरोला के लिए एक टफ कंपेटिटर बन चुका था और 1998 में पहली बार दे ओवरटुक मोटोरोला टू बिकम द वर्ल्ड्स नंबर 1 मोबाइल सेलिंग कंपनी। द एंटायर 90s ये दोनों कंपनीज बस एक दूसरे को आउटस्मार्ट करने में लगी थी, चेजिंग द टाइटल ऑफ बीइंग नंबर 1। लेकिन कि इस रेस में विनर ये नहीं बल्कि चाइना था। For over 10 years, China was silently analyzing these companies from the sidelines और Chinese labor इनकी सारी ट्रिक्स और स्ट्रैटेजीज सीख रही थी। But very soon, China was going to show its true colors. ऑलमोस्ट एक डेकेड तक मोटोरोला और नोकिया ने अपने चाइनीज प्रोडक्शन प्लांट के थ्रू पूरे वर्ल्ड को फोन सप्लाई किए, लेकिन अभी तक वो चाइना को सिर्फ एक लो कॉस्ट प्रोडक्शन बेस की तरह ही यूज कर रहे थे। मतलब उनका बिजनेस मॉडल कुछ ऐसा था कि वो चाइना की चीप लेबर को यूज करके अपने फोन्स प्रोड्यूस करते थे और फिर अमेरिका और यूरोप जैसी डेवलप्ड मार्केट्स में उन फोन्स को सेल कर देते थे। दिस मीन्स that while they produced in China, they did not have any products for the Chinese population. अब ये मॉडल तब तक अच्छा चलता रहा जब तक चाइनीज पॉपुलेशन में फोन्स की डिमांड नहीं थी, क्योंकि रिमेम्बर हम उस टाइम की बात कर रहे हैं जब चाइना वर्ल्ड की पुअर कंट्रीज में से एक थी और ऑब्वियस सी बात है अगर वहाँ लेबर चीप है तो उसका मतलब ये है कि अभी वो किसी भी लग्जरी आइटम जैसे कि एक फोन को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। बट थिंग्स स्टार्टेड टू चेंज व्हेन चाइना इंट्रोड्यूस्ड सम रिफॉर्म्स in its economy. Slowly, Chinese government ने वर्कर्स के मिनिमम वेजेस इंक्रीज कर दिए और इससे उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ने लगा। This created a demand for mobile phones within the Chinese population. अब देखा जाए तो नोकिया और मोटोरोला के लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि अब वो चाइना में भी फोन सेल करके अपने मार्केट शेयर को और इंक्रीज कर सकते थे। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, नोकिया और मोटोरोला जो फोन्स बनाते थे वो चाइनीज यूजर्स के लिए कस्टमाइज्ड नहीं थे। मतलब ना ही उसमें चाइनीज लैंग्वेज थी और ना ही उनका लूनर कैलेंडर। दिस प्रेजेंटेड अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर चाइनीज वर्कर्स और उन्होंने अपनी खुद की स्मॉल फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश करनी शुरू की, जहां उन्होंने एग्जैक्टली वैसे ही फोन्स बनाए जैसे नोकिया और मोटोरोला बनाते थे, एक्सेप्ट दिस टाइम उन्होंने इन फोन्स को चाइनीज पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कस्टमाइज किया। इन्हीं काउंटरफीट या कॉपीड प्रोडक्ट्स के कॉन्सेप्ट चाइना में शेंजाई कहा जाता है। पिछले कुछ सालों से चाइना इन लो क्वालिटी शेंजाई प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रहा था और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे डिजाइनर बैग्स, क्लोथिंग कस्टमर्स को चीप प्राइसेस में सेल करता था और अब यही कॉन्सेप्ट उन्होंने फोन्स में भी यूज करना शुरू कर दिया। लेकिन अगर इन स्मॉल फैक्ट्रीज के अलावा कोई फॉरेन कंपनी चाइना में अपनी मोबाइल डिवाइसेस सेल कर पा रही थी तो वो थी द साउथ कोरियन इलेक्ट्रॉनिक जायंट सैमसंग। लेट 90s में जब नोकिया और मोटोरोला जैसी कंपनीज चाइना को सिर्फ एक चीप प्रोडक्शन बेस की तरह यूज कर रही थी, तब सैमसंग हैड द फोरसाइट टू डेवलप डिवाइसेस फॉर द चाइनीज कंज्यूमर्स। शेंजाई फैक्ट्रीज और सैमसंग की ये ग्रोथ अब मोटोरोला को हर्ट करने लगी और उन्होंने अपनी कंपनी को रिवाइव करने के लिए एक नए एग्जीक्यूटिव को हायर किया, एड ज़ैंडर। In 2005, Xander came up with a brilliant idea. He wanted to launch a phone in collaboration with Apple. उस टाइम Apple अपने मोस्ट फेमस iPod के लिए जानी जाती थी और उस साल मोटोरोला और Apple ने साथ मिलकर iPod के एक मोबाइल वर्जन को लॉन्च किया, मोटो रॉकर। लेकिन इस प्रोसेस में मोटोरोला ने एक बार फिर वही मिस्टेक की जो उन्होंने चाइनीज डील के टाइम पे की थी। It taught the most creative and the most competitive company of the world how to make a phone.
2 years later, in 2007, Apple ने अपना पहला iPhone लॉन्च किया, which was based on the iOS operating software. This innovation took the world by storm. इस लॉन्च के पहले वीकेंड पे ही Apple ने 7 लाख आईफोन सेल किए और यहाँ से शुरू हुई वर्ल्ड की स्मार्टफोन इंडस्ट्री. लेकिन अभी तक Apple ने अपना आईफोन चाइनीज मार्केट के लिए कस्टमाइज नहीं किया था और शेंजाई फोन मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था. कुछ ही मंथ्स में उन्होंने आईफोन की एग्जैक्ट लो क्वालिटी कॉपी एप्पल से 1/5 प्राइस में अपनी डोमेस्टिक मार्केट में फ्लड करनी शुरू कर दी. iPhone 是7000多是吧？但其实呢，在1:1的纯高仿只要1000块。 एक एस्टीमेट के अकॉर्डिंग 2007 में चाइना ने 150 मिलियन शेंजाई फोन्स प्रोड्यूस किए, जिसमें से ऑलमोस्ट 50% वर्ल्ड ओवर में एक्सपोर्ट किए गए और इंडिया इन शेंजाई फोन्स की वन ऑफ द बिगेस्ट इंपोर्टर थी. लेकिन 2008 ने सब चेंज कर दिया. इस साल वर्ल्ड ने एक और रेवोल्यूशन को विटनेस किया जब गूगल ने एक ऑल्टरनेटिव ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड एंड्रॉइड लॉन्च किया. एंड्रॉइड एक कस्टमाइजेबल मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसे मोबाइल कंपनीज अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके नए स्मार्टफोन्स मार्केट में लॉन्च कर सकती थी. धीरे धीरे कंपनीज फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड बिगैन इंट्रोड्यूसिंग देयर ओन एंड्रॉइड बेस्ड स्मार्टफोन्स और कुछ इसी टाइम के अराउंड सैमसंग ने अपनी एंड्रॉइड बेस्ड स्मार्टफोन सीरीज कॉल्ड द सैमसंग गैलेक्सी इंट्रोड्यूस की. सैमसंग की इसी सीरीज ने उन्हें ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट में एज अ मेजर प्लेयर एस्टैब्लिश किया. उन्होंने चाइना में अपने स्मार्टफोन सेल करने स्टार्ट किए एंड बाय 2013 इट बिकेम द नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड इन चाइना. लेकिन सैमसंग की सक्सेस स्टोरी चाइना में शॉर्ट लिव्ड थी और बहुत जल्दी उनकी सक्सेस फेलियर में कन्वर्ट होने वाली थी. सैमसंग का पहला बड़ा फेलियर ये था कि वो चाइनीज कंज्यूमर्स की नीड्स को कभी समझ ही नहीं पाए. एक्चुअली चाइनीज पीपल लव फीचर्स, लेकिन किसी भी फॉरेन कंपनी ने आज तक उनकी इस डिजायर को मीट नहीं किया. सैमसंग ने भी नहीं. सैमसंग का दूसरा बड़ा फेलियर था उनके फोन्स की बैटरीज का एक्सप्लोड हो जाना. The Galaxy Note 7 is dead and Samsung is in a disastrous situation. By 2016, their phones started catching fire and this deeply damaged Samsung's reputation. और उनका तीसरा और सबसे बड़ा फेलियर था उनकी नेटिव कंट्री साउथ कोरिया का यूएस के एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम को सपोर्ट करना. एक ऐसा सिस्टम विच चाइना बिलीव्ड कुड थ्रेटन देयर कंट्री. तो जब साउथ कोरिया ने भी यूएस को सपोर्ट किया तो चाइना ने कोरियन प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया. इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट सैमसंग की सेल्स पर आने लगा एंड द कंपनी सून स्टार्टेड सफरिंग. इन सारे रीजंस की वजह से चाइनीज मार्केट में अब भी एक गैप था जिसे अब शेंजाई फोन्स ब्रिज करने वाले थे. उन्हें पता था कि सैमसंग बहुत ही जल्द अपना मार्केट शेयर लूज कर देगा और एप्पल ऑल्दो चाइना में 2009 तक एंटर कर चुका था, लेकिन उनके फोन्स आज भी चाइनीज पॉपुलेशन के लिए काफी एक्सपेंसिव थे. बाय फार शेंजाई फैक्ट्रीज सिर्फ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के कॉपीड वर्जन ही बनाती आई थी, लेकिन अब फाइनली उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब वो खुद के ब्रांड्स बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे. द ब्रांड्स which would give all three: feature, affordability, high quality. Luckily, around the same time, ताइवान की एक माइक्रोचिप कंपनी मीडियाटेक ने एक ऐसी ब्रेक थ्रू चिप डेवलप की जो एक फोन में ब्लूटूथ, टच स्क्रीन, टेक्सटिंग, हाई क्वालिटी कैमरा जैसे सारे फीचर्स को सपोर्ट कर सकती थी और उन्होंने ये माइक्रोचिप्स चाइनीज प्रोड्यूसर्स को सप्लाई करनी स्टार्ट कर दी. फॉर द फर्स्ट टाइम Chinese Shenzhai manufacturers began churning out high quality phones और इस मूवमेंट के बाद से there was no looking back for them. Almost हर दिन चाइना में नए स्मार्टफोन ब्रांड्स लॉन्च होने लगे और उन्हीं में से कुछ ब्रांड्स आज वर्ल्ड की बेस्ट स्मार्टफोन कंपनीज हैं. Xiaomi, Oppo, OnePlus, Vivo. Today China not only has the best smartphone brands of the world, but in fact, even the foreign brands get their phones assembled in China. In some sense, China इस मार्केट का एपिसेंटर बन गया. तो चाहे वो नोकिया और मोटरोला की कस्टमाइज करने की इनेबिलिटी हो या एप्पल की चाइना में लेट एंट्री या फिर सैमसंग का फेलियर, अल्टीमेटली all of them ceded control to the Chinese players and made China the king of the global smartphone market. That's it for today. For this episode, we refer to the book Xiaomi by Jaydevan PK. We'll see you in the next video. Till then, don't forget to like, share and subscribe to the channel.